बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं एंटी फंगल ड्रग्स को। एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स को हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि एंटी फंगल ड्रग्स में हमारे पास क्या क्या आएगा। इसमें हमारे पास ऐसी ड्रग्स आ जाती हैं जो कि सिस्टेमिक इन्फेक्शंस को ट्रीट करती हैं, जो फंगल सिस्टेमिक इन्फेक्शंस हैं, और ऐसी भी ड्रग्स आ जाती हैं जो कि हमारे म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शंस में दी जाती हैं। ठीक है, सो हम वन बाय वन दोनों को देखेंगे डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिस्टेमिक इन्फेक्शन से। सिस्टेमिक इन्फेक्शन में जो हम ड्रग्स देते हैं उनको फर्दर हम 4 क्लासेस या 4 ड्रग्स में डिवाइड कर देते हैं। इनको वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट हम देते हैं एम्फोटेरिसिन बी, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारे पास, एंटी फंगल ड्रग है। देन फ्लूसाइटोसिन, ठीक है। देन हमारे पास आ जाते हैं एजोल्स, ठीक है जी। एंड देन एकाइनोकैंडिन्स, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते होते हैं एससीक्यू में। आपके पास म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शन में फर्दर ऐसी ड्रग्स हैं जो आप सिस्टेमिकली भी दे सकते हो और कुछ ऐसी हैं जो आप टॉपिकली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब जो एम्फोटेरिसिन बी एंड फ्लूसाइटोसिन है वो तो एज अ होल खुद से ही ड्रग्स हैं, जबकि आपके पास एजोल्स में आ जाता है कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, पोसाकोनाजोल एंड इसावोकोनाजोल। ठीक है, हम इनको वन बाय वन आगे डिटेल में भी देखेंगे। अभी मैं जस्ट आपको क्लासिफिकेशन बता रही हूँ। एकाइनोकाइंडिन्स में हमारे पास आ जाते हैं कैस्पोफंजिन, एनिडुलाफंजिन एंड देन मिकाफंजिन। ये 3 हमारे पास ड्रग्स आ जाते हैं एकाइनोकैंडिन्स के अंदर। सिस्टेमिक म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शन में जो हम दे सकते हैं वो ग्रिजियोफुल्विन दे सकते हैं, टर्बिनाफिन दे सकते हैं एंड एजोल्स दे सकते हैं। ठीक है, टॉपिकली जो हम अप्लाई कर सकते हैं वो हम लोग नाइस्टेटिन को अप्लाई कर सकते हैं, मिकोनाजोल इसमें आ जाती है, हमारे पास क्लॉट्रीमोजोल आ जाती है एंड हमारे पास टर्बिनाफिन इसमें भी आ जाती है जो हम टॉपिकली दे देते हैं। इसके अलावा कुछ एजोल्स हमारे पास जो है ना टॉपिकली भी दी जाती हैं। ठीक है, सो इट वाज द जनरल क्लासिफिकेशन। अब हम लोग ज़रा डिटेल में वन बाय वन हर एक ड्रग को देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं एम्फोटेरिसिन बी से। जो हमारे पास एम्फोटेरिसिन बी ड्रग है इसको जो है हम लोग आईवी के थ्रू भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम इसको इंट्राथीकली भी दे सकते हैं, यानी कि विद इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, इंट्राथीकली ज़ाहिर हम तब देंगे जब हमारे पास कोई सीएनएस इन्फेक्शन होगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ आ जाओ तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपको क्या मिलता है कि ये जो है ना बाइंड कर जाती है एर्गोस्टिरॉल के साथ। एर्गोस्टिरॉल आपके पास फंगल सेल मेम्ब्रेन में होती है इंस्टेड ऑफ नॉर्मल स्टिरॉल जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में होती है। ठीक है, सो ये क्या करती है, बाइंड कर जाती है एर्गोस्टिरॉल के साथ, ठीक है, और उसके अंदर पोर्स इंड्यूस करवा देती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, फंगस सेल जो है वो किल हो जाता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है, रेजिस्टेंस ऐसे डेवलप होती है कि जो आपके पास फंगस है वो अपने अंदर एर्गोस्टिरॉल के लेवल्स को डिक्रीज़ कर देती है ताकि कम बाइंडिंग हो। नंबर 2 पे क्या करती है, स्ट्रक्चरल चेंजेस इंड्यूस कर देती है एर्गोस्टिरॉल के अंदर ताकि ड्रग बाइंड ही ना करे एर्गोस्टिरॉल के साथ। ठीक है, सो इस तरह से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। यूजेस की बात करें तो इट इज़ अ ड्रग ऑफ वाइडर स्पेक्ट्रम, ऑलमोस्ट तमाम फंगल इन्फेक्शंस को कवर करती है। और आपने याद रखना है कि ये आपके पास इनिशियल इंडक्शन रेजिमेंट में यूज़ होती है, मीन्स के बिफोर गोइंग टू एनी अदर ड्रग आप जो है ना पहले एम्फोटेरिसिन बी से काम स्टार्ट करते हो। ठीक है, सो ये कौन कौन सी स्पीशीज़ को कवर करेगी, ये हमारे पास एस्परजिलस के खिलाफ भी एक्टिव है, ब्लास्टोमाइसिस को भी ये कवर करती है। ठीक है, इसके अलावा कैंडिडा इन्फेक्शंस को कवर करती है, क्रिप्टोकोकस इन्फेक्शंस को कवर करती है। ठीक है, एंड देन आप याद रखना हिस्टोप्लाज्मा को ये कवर करेगी, सही है, एंड म्यूकोर स्पीशीज़ को भी ये कवर करती है। ठीक है, सो क्रिप्टोकोकस के अंदर हमारे पास क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस में हम इसको यूज़ करते हैं और हम इसको यूज़ करते हैं इंट्राथेकली, यानी कि विद इन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सो इसके यूजेस हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं टॉक्सिसिटी को। टॉक्सिसिटी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्फ्यूजन रिलेटेड टॉक्सिसिटी। अगर आप हाई रेट में इन्फ्यूजन कर दो एम्फोटेरिसिन बी की तो उसमें फीवर आप देख सकते हो, आपको चिल्स मिल सकते हैं, इसके अलावा मस्कुलर स्पैजम्स हो सकती हैं। ठीक है, बीपी आपका एकदम ड्रॉप कर सकता है। ठीक है, सो आप इसको कैसे ट्रीट करते हो, आप जो है ना स्लो कर दो इन्फ्यूजन, ठीक है, या फिर आप प्री ट्रीटमेंट कर दो विद एंटाहिस्टामिन्स, एंटापायरेटिक्स वगैरह से। ठीक है, सो ये हम लोगों ने बात कर ली इन्फ्यूजन रिलेटेड टॉक्सिसिटी की। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डोज लिमिटिंग टॉक्सिसिटी को। डोज लिमिटिंग से मुराद के जिस वजह से हमें इनकी डोज को कम करना पड़ता है। ठीक है, सो इसमें हमारे पास जो है ना नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हाइपोकेलेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया हमें देखने को मिल सकता है एंड एनीमिया देखने को मिल सकता है। अगर हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो रही है तो एरिथ्रोपोइटिन के लेवल्स भी कम होंगे। ठीक है, इसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, लाइपोसोमल फॉर्मुलेशंस को यूज़ करते हैं, क्योंकि जो लाइपोसोमल फॉर्मुलेशंस हैं उनके नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन कोलेस्ट्रॉल के साथ लेस बाइंड करती है, यानी इतनी स्ट्रांगली बाइंड नहीं करती। ठीक है, तो आपके पास जो रीनल सेल्स हैं उनके साथ स्ट्रांगली बाइंड नहीं करेगी, डिक्रीज हो जाएंगी उसकी बाइंडिंग, सो उसके नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट्स भी कम हो जाएंगे। लास्टली ये हमारे पास न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स भी शो करती है, जिसमें हमारे पास सीजर्स आ सकते हैं। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट द टॉक्सिसिटी ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट सिस्टेमिक ड्रग की, विच इज़ फ्लूसाइटोसिन। ठीक है, फ्लूसाइटोसिन को हम लोग देते हैं ओरली,
ठीक है। और आपने याद रखना है कि फ्लू साइटोसिन जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि वो फंगल सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले परमिएट करेगी। वो किसके थ्रू परमिएट करेगी? बाय द मेम्ब्रेन परमिएस, ठीक है। ये एक एंजाइम है। जब वो अंदर चली जाती है फिर वो कन्वर्ट हो जाती है अपनी एक्टिव फॉर्म में, विच इज़ 5-फ्लोरोयूरासिल, ठीक है। जैसे ये ड्रग खुद जो है 5-फ्लोरोसाइटोसिन की फॉर्म में होती है, ठीक है। लेकिन जब ये फंगल सेल मेम्ब्रेन के अंदर चली जाती है तो ये अपनी एक्टिव फॉर्म 5-फ्लोरोयूरासिल में कन्वर्ट हो जाती है बाय द एंजाइम साइटोसिन डी अमाइनेज, ठीक है। सो साइटोसिन डी अमाइनेज से जब ये कन्वर्ट हो जाती है तो 5-फ्लोरोयूरासिल इनहिबिट कर देगी थाइमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम को, ठीक है। जब ये एंजाइम हमारे पास इनहिबिट हो जाएगा तो आगे डीएनए एंड आरएनए की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, फिर ऑब्वियसली सेल का सर्वाइवल जो है, फंगल सेल का सर्वाइवल वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ये सारा एक्ट करती है। रेजिस्टेंस इसके खिलाफ कैसे डेवलप होती है हम ये तरह देख लेते हैं। रेजिस्टेंस ऐसे डेवलप होती है कि जो फंगस है वो अपने अंदर डिक्रीज़ कर देती है लेवल्स ऑफ परमिएसिस को, ठीक है, जिसके थ्रू उसने परमिएट करना था, या फिर वो डीअमाइनेजेस के लेवल को डिक्रीज़ कर देती है ताकि वो अपनी एक्टिव फॉर्म में ही कन्वर्ट ना हो। अगर आपने इसको अकेले यूज़ की, मतलब अगर आपने इस ड्रग को एज अलोन ड्रग यूज़ की तो रैपिडली रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। इसलिए हमेशा हम फ्लूसाइटोसिन को कॉम्बिनेशन में ही देते हैं, ठीक है। और किसके साथ कॉम्बिनेशन में देंगे? एम्फोटेरिसिन बी के साथ या फिर किसी भी एजोल के साथ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। यूजेस में हम देखें तो हमें चूँकि पता है ये सीएनएस को अच्छा क्रॉस करती है, तो इसको फिर हम लोग देते हैं क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस के इन्फेक्शन में, यानी कि क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस में, ठीक है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि इसको हम लोग उन सिस्टमिक इन्फेक्शंस में भी दे सकते हैं जो कि कैंडिडा की वजह से होते हैं, ठीक है। सो कैंडिडल इन्फेक्शन में भी आप दे सकते हो इसको। इसके अलावा आप इसको क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस के अंदर भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये 3 इसके यूजेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास क्रिप्टोकोकस वाला यूज़ है। टॉक्सिसिटी की तरफ आ जाएँ तो इसमें हमारे पास बोन मेरो सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसका टॉक्सिक इफेक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एलोपीशिया आ जाता है, ठीक है। एंड देन हमारे पास इसमें हेपेटोटॉक्सिसिटी आ जाती है। सो दीज आर द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ फ्लूसाइटोसिन। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ड्रग की तरफ जिसमें हमारे पास एजोल्स आ जाते हैं। बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तो हमें बात पता होनी चाहिए कि लेनोसिट्रोल ने कन्वर्ट होना होता है एर्गोस्टेरोल के अंदर, ठीक है। और फिर एर्गोस्टेरोल ने आगे जाके सेल मेम्ब्रेन में डिपॉजिट हो जाना होता है। अब इस स्टेप के लिए 14 अल्फा डिमिथाइलेशन का होना बहुत ज़रूरी है जो कि साइटोक्रोम P450 करवाते हैं। अब जो हमारे पास एजोल्स हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं? वो इस 14 अल्फा डिमिथाइलेशन स्टेप को नहीं होने देते क्योंकि वो साइटोक्रोम P450 सिस्टम को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। सो एर्गोस्टेरोल की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से ये एक्ट करते हैं। यूजेस की बात की जाए तो हर ड्रग का हमें अलग यूज़ पता होना चाहिए। जैसे कीटोकोनाजोल की अगर हम बात करें तो अब इसको इतना कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता जितना बाकी एजोल्स को यूज़ किया जाता है। अगर कोई यूज़ पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस में इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप डर्मेटोफाइट्स में यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इसका कोई स्पेसिफिक यूज़ नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं फ्लूकोनाजोल को। फ्लूकोनाजोल की आपने बात याद रखनी है कि इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन इसोफिजियल और ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ड्रग ऑफ चॉइस है कैंडिडियासिस में। कौन सी वाली? इसोफिजियल, यानी कि ओरल जो आपके पास कैंडिडियासिस है उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि कॉक्सिडॉइड्स इन्फेक्शन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस में आप इसको यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसकी सीएनएस पेनिट्रेशन अच्छी है। बाकी एजोल्स की सीएनएस पेनिट्रेशन इतनी अच्छी नहीं है। देन हमारे पास इसको कैंडिडीमिया में भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, जो आपके पास सिस्टेमिक कैंडिडा का इन्फेक्शन है। इट्राकोनाजोल की तरफ अगर आप आ जाओ तो इसकी बात आपको पता होनी चाहिए कि इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, ब्लास्टोमाइकोसिस के अंदर, ब्लास्टोमाइसिस के अंदर, स्पोरोथ्रिक्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं सबक्यूटेनियस क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस के अंदर। देन हम इसको यूज़ करते हैं इसोफिजियल कैंडिडियासिस के अंदर, ठीक है। इसको इसोफिजियल कैंडिडियासिस में हम उस केस में देंगे जब वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगी फंगस फ्लूकोनाजोल के खिलाफ, ठीक है। वरना हमें पता है ना फ्लूकोनाजोल हम लोग फर्स्ट चॉइस में देते हैं इसोफिजियल कैंडिडियासिस में। तो जब फ्लूकोनाजोल से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी तो इट्राकोनाजोल देंगे। इन द लास्ट आप इसको यूज़ कर सकते हो डर्मेटोफाइट्स के अंदर भी। नेक्स्ट ड्रग आ जाती है हमारे पास इसमें वोरिकोनाजोल, ठीक है। वोरिकोनाजोल के 2 मेन यूजेस हैं। एक एस्परजिलस में आप इसको यूज़ कर सकते हो जो इसका मेन यूज़ है। इसके अलावा आप इसको कैंडिडा इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। देन जी आपके पास आ जाता है पोसाकोनाजोल। जो आपके पास पोसाकोनाजोल है ये आपके पास ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम इजोल ड्रग होती है, ठीक है। इसको आप दे सकते हो कैंडिडा के इन्फेक्शंस में, एस्परजिलस में, राइजोपस में दे सकते हो, ठीक है। इट इज़ द ओनली एजोल जो कि राइजोपस के खिलाफ एक्टिव है। एंड प्रोफाइलैक्सिस में आप दे सकते हो पोसाकोनाजोल को कौन से पेशेंट्स के अंदर? जो कि कैंसर कीमोथेरेपी के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कैंसर कीमोथेरेपी के पेशेंट्स में फंगल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए आप पोसाकोनाजोल देते हो। देन आ जाता है आपके पास लास्ट में इसावुकोनाजोल।
अब इसका भी जो है ना सेम वही सीन है जो पोसाकोनाजोल का है, सेम स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है, बस इतना फ़र्क है कि इट इज़ बेटर टॉलरेटेड, सो इट इज़ प्रेफर्ड ओवर पोसाकोनाजोल। ठीक है, लास्ट पर हम देख लेते हैं टॉक्सिसिटी को। सबसे पहले इसमें आ जाएगी हमारे पास वॉमिटिंग, डायरिया, रैशेस एंड हेपेटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, ये तो इन जनरल हमारे पास जो है ना इनका एडवर्स इफेक्ट है। अगर हम बात कर लें पर्टिकुलरली कीटोकोनाजोल की, तो वो इनहिबिट करती है हेपेटिक CYP450 एंजाइम्स को, जिस वजह से हमारे पास प्लाज्मा लेवल्स भी इंक्रीज़ कर जाएंगे सर्टेन ड्रग्स के। ठीक है, एक तो ये सीन हो गया। दूसरा जो सीन है ना वो कीटोकोनाजोल का ये है कि वो इनहिबिट करती है एड्रिनल स्टीरॉइड्स की सिंथेसिस को। ठीक है, जब वही इनहिबिट होगी, उनके लेवल्स बॉडी के अंदर कम हो गए, तो मेल्स के अंदर गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलेगा। ठीक है, और फीमेल्स के अंदर जो है ना मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, क्योंकि सारे जो आपके पास सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो हमारे पास स्टीरॉइड्स ही होते हैं, इसलिए। ठीक है, देन हम देख लेते हैं वोरिकोनाजोल को। वी से आपने याद रखना है, वी से वोरिकोनाजोल एंड वी से ही विजुअल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, सो ये विजुअल डिस्टर्बेंसेस कॉज करवाती है, जिसमें आपके पास ब्लरिंग ऑफ विजन वगैरह आ जाता है। देन जी हमारे पास आ जाता है पोसाकोनाजोल। पोसाकोनाजोल हमारे पास इनहिबिट करता है CYP3A4 को। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि हमारे पास सर्टेन ड्रग्स जैसे साइक्लोस्पोरिन एंड टेक्रोलिमस हैं, ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि CYP3A4 के थ्रू मेटाबोलाइज हो रही थी, तो इनके लेवल्स प्लाज्मा में रेज कर जाते हैं। ठीक है जी, बाकी के एंटी फंगल ड्रग्स को हम लोग कंप्लीट करते हैं पार्ट 2 में।